Hello everyone. Today in this video we are going to read John Donne's famous poem, or you can say John Donne's famous song, Go and Catch a Falling Star. Just as in our previous poem on his blindness written by John Milton, I told you that when any poem is not given any title by the poet, हम क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन को उसका टाइटल मान लेते हैं। तो जॉन डन ने इस पोम को कोई टाइटल नहीं दिया था जब ये पब्लिश हुई। पहली बार ये पब्लिश हुई थी 1633 में, और जो कलेक्शन जिसमें ये पब्लिश हुई थी उसका नाम था सॉन्ग्स एंड सोनेट। किसमें पब्लिश हुई थी? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। ये एक पोम्स का कलेक्शन था। जॉन डन की ये पोम्स थी। उसकी डेथ के 2 साल बाद ये कलेक्शन पब्लिश हुआ था और उसमें ये सॉन्ग पहली बार पब्लिश हुआ था सॉन्ग के टाइटल के अंडर। तो बाद में लोगों ने क्या किया कि इसकी जो फर्स्ट लाइन थी उसी को इसका टाइटल बना दिया, और आजकल जो है हम इसी टाइटल से इसको जानते हैं, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। तो चलिए आज इसी पोम के बारे में थोड़ा बहुत सीखेंगे। ये जो पोम है ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और आप इसे लव पोम भी कह सकते हैं। तो जॉन डन जो 1572 से 1631 तक का उनका लाइफ स्पेन है। उनकी डेथ के 2 साल के बाद ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी। किसमें? कलेक्शन का नाम था सॉन्ग्स एंड सोनेट। टाइटल क्या था? ओनली सॉन्ग, और कोई टाइटल नहीं था। बाद में लोगों ने इसे ये टाइटल दे दिया। अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी और डिटेल में। जॉन डन जो थे वो मेटाफिजिकल पोइट थे। मेटाफिजिकल पोइट मीन्स दो बिल्कुल अलग चीजों में एक समानता ढूंढने वाले थे, जो बहुत ही अलग होती थी दोनों चीजें, और उनके अंदर जब समानता ढूंढी जाती थी तो इस तरह के पोइट्स को मेटाफिजिकल पोइट कहा जाता था। और ये जो मेटाफिजिकल पोइट का टर्म जो था वो जॉन ड्राइडन ने जॉन डन के लिए, जॉन ड्राइडन थे, उन्होंने डिक्शनरी लिखी थी, और उस डिक्शनरी के अंदर उन्होंने फर्स्ट टाइम ये टर्म यूज किया था मेटाफिजिकल। किसके लिए? जॉन डन के लिए। तो इस चीज का ध्यान रखें। सबसे पहले जॉन डन को मेटाफिजिकल किसने कहा था? जॉन ड्राइडन ने। उसके बाद डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने क्या किया कि जितने भी पोइट्स थे जो जॉन डन के इन्फ्लुएंस में आए, यानी जिनके ऊपर जॉन डन का प्रभाव था, उन्होंने उन सबको इकट्ठा किया और उन सबको एक इकट्ठा नाम दिया द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स। तो ध्यान रखिए इन चीजों को। जॉन डन को मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स का एक तरह से फादर कह सकते हैं आप, उसका मतलब फाउंडर कह सकते हैं, क्योंकि जॉन डन ही सबसे पहला मेटाफिजिकल पोइट था। उसके बाद जिस पोइट के ऊपर असर हुआ, तो जॉन डन को सबसे पहले किसने कहा था मेटाफिजिकल पोइट? जॉन ड्राइडन ने। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन उनसे भी थोड़ा सा आगे बढ़े, और उन्होंने जितने भी पोइट्स थे जिनके ऊपर जॉन डन का इन्फ्लुएंस था, सबको एक साथ इकट्ठा किया और उन्हें एक नाम दिया द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स। क्लियर? अब बात करते हैं हमारे सॉन्ग की, कि ये जो सॉन्ग है ये किस तरह से है।
इस सॉन्ग के अंदर आपको जो राइम स्कीम है, बड़ी ही अच्छी राइम स्कीम देखने को मिलेगी। क्या है? ए बी, ए बी, सी सी और डी डी डी, ये राइम स्कीम इसके अंदर चली हुई है। आप ये देख सकते हैं क्लियरली कौन सी जो राइम स्कीम इसमें चली हुई है। तो एक बार थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं पोम को पढ़ने से पहले। इसमें 3 स्टेंजास हैं। 3 स्टेंजास में जो पहला स्टेंजा है वो आपके सामने है, ये लिखा हुआ है। इसके अंदर पोएट क्या कहता है? इसके अंदर पोएट आपको 7 इम्पॉसिबल जो टास्क हैं वो देता है। आपको लगा लो, किसी इंटरलोक्यूटर को लगा लो, यानी जिसको भी ये एड्रेस कर रहा है उसको। ओके, वो 7 इम्पॉसिबल टास्क बता रहा है कि ये 7 इम्पॉसिबल टास्क नहीं हो सकते। क्या आप ये कर सकते हो? नहीं कर सकते। फिर वो कहता है सेकंड पैराग्राफ में, क्या कहता है कि अगर आप किसी ऐसे विजन के साथ पैदा हुए हो कि आप जो चीजें किसी को ना दिखाई देती हो उनको देख सकते हो, तो आप ऐसा करो, 10,000 दिन और 10,000 रात की यात्रा करो। इतनी लंबी यात्रा आप करो, इतनी लंबी यात्रा पे आप जाइए। और ये अप्रोक्सीमेट 27 साल होता है। और वो कहता है कि जब आपका जो है एक तरह से बाल सफेद हो जाए, पूरी तरह से पक जाएं, बाल पक जाएं, आपके सफेद हो जाएं, तब आप मेरे पास आना वापस और आके मुझे बताना आपके साथ क्या क्या हुआ। उन सब बातों के साथ आप मुझे बताना कि क्या आपको एक फेयर लेडी मिली, यानी एक ऐसी लेडी मिली जो ऑनेस्ट भी है, विर्चुअस भी है, ब्यूटीफुल भी है। यानी जॉन डन कहता है कि एक ऐसी लेडी को ढूंढना जो ब्यूटीफुल भी हो और फेथफुल भी हो, वो ऐसे इम्पॉसिबल टास्क्स को करना इतना मुश्किल काम है, ऐसी लेडी नहीं मिलती। थर्ड स्टेंजा में वो क्या कहता है फिर, जो तीसरा स्टेंजा है, कि अगर हो सकता है आपको कोई मिल भी गई, बाई चांस आप इतना घूमोगे, इतनी सैर करोगे, इतना कुछ करोगे, तो हो सकता है आपको एक मिल भी जाए, तो जब आप मुझे आके बताओगे तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। हालांकि आप गए, आपको मिली, तो वो एक ये मान के चलो कि आपकी यात्रा जो है वो पिलग्रिमेज हो गई। पिलग्रिमेज क्या होती है? जब हम किसी धर्म की जगह पे, जैसे लोग मक्का मदीना जाते हैं, जैसे लोग वहां जाते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, बद्रीनाथ जाते हैं, या एक वो शिव जी की गुफा है वहां भी जाते हैं लोग, कैलाश पर्वत पे, या कहीं भी, मतलब हरिद्वार लगा लो, तो वो पिलग्रिमेज होता है। तो वो कहता है कि आपकी यात्रा पिलग्रिमेज जैसी हो जाएगी अगर आप एक ऐसी औरत को ढूंढ लेते हो तो। लेकिन फिर भी मैं उसको देखने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि वो कहता है चाहे वो भले ही मेरे से अगले दरवाजे पर आपने ढूंढ ली हो, यानी बिल्कुल नियर बाई, लेकिन जब तक आप ये लेटर लिख के मुझे बताओगे तब तक तो वो 2-3 लवर्स को बदल चुकी होगी। तो ये जो है, पहले में वो कहता है ये 7 इम्पॉसिबल टास्क पहले स्टेंजे में, दूसरे स्टेंजे में 10,000 दिन और रात की यात्रा करने को कहता, बाल सफेद हो जाए ढूंढ के दिखाओ। तीसरे में कहता है अगर मिल भी गई तो जब तक आप मुझे बताओगे वो बात, तब तक वो 2-3 फ्रेंड जो है वो बदल चुकी होगी, यानी तब तक वो फेथफुल नहीं रहेगी, वो एक तरह से बेवफा हो चुकी होगी।